नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम एक बार जो है वो महाराष्ट्र और झारखंड का जो विधानसभा चुनाव का परिणाम है उसको वामपंथी मीडिया के एक और जिसको हम कहें पत्रकार की बात करेंगे और उसके विश्लेषण को इसमें समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब तक मैंने जिन लोगों को देखा है, जिनको सुना था, चाहे वो अशोक वानखेड़े हो, कभी कभी जो है वो रवीश कुमार कई बार जो है वो देख लेते हैं, उनका कोई सामने आ जाता है। तो अब मुझे एक चीज़ का आज एहसास हुआ जब मैंने पुण्य प्रसून वाजपेयी को देखा, क्योंकि कल रात को किसी ने कमेंट किया था कि आप ज़रा उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें और देखें, तो मुझे लगा कि मुझे देखना चाहिए। तो मैंने पुण्य प्रसून वाजपेयी और दीपक शर्मा दोनों को देखा। तो पुण्य प्रसून वाजपेयी में जब मैंने सर्च करना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि मैं गलत था, और ये जो दलाल मीडिया वाले जिनको हम कहते हैं वामपंथी मीडिया, ये जिस तरीके की बात करते हैं ये अपनी जगह जो है वो 100% सही है। अब आपको थोड़ा सा अचंभा जरूर लगेगा, मैं बात सत्यता की कसौटी की नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जिस तरीके से इनका आकलन है वो इन लोगों ने जो परिस्थितियां देखी, क्योंकि पुण्य प्रसून वाजपेयी लगभग जो है वो 30 साल से ज़्यादा कैरियर उसका पत्रकारिता में गुजरा है। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि मेरी एज जो है वो 35 के आसपास है, तो ऐसी स्थिति में जितनी मेरी उम्र है उतनी उन्होंने पत्रकारिता में गुजार दी, और उनका कैरियर जो है वो उस वक्त पीक पे था या उस वक्त शुरू हुआ जब देश भर में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो उनका जो अनुभव था उस अनुभव के हिसाब से ये लोग जो है वो सही तरीके से आकलन करते हैं अपने हिसाब से। लेकिन इन लोगों की सबसे बड़ी कमी ये रही कि 2014 के बाद में जो परिस्थितियां बदली, ये उस परिस्थिति में अपने आप को ढाल नहीं पाए, उस समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या। इसलिए इनको जो है वो लगातार मोदी विरोध, या हम कहें कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये इनको निकम्मी नज़र आती है, तानाशाह नज़र आती है। उसके बहुत सारे कारण जो है वो इनके दिमाग में भरे पड़े हैं। तो कई बार होता है कि समय के साथ जो है वो बदलाव बहुत ज़रूरी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने पुण्य प्रसून वाजपेयी का पूरा वीडियो सुना महाराष्ट्र के ऊपर, और जिस तरीके से उसने जो फैक्टर्स निकाले, जैसे मैं बात करूँगा कि महाराष्ट्र का जो चुनाव था वो देश के इतिहास में राजनीति बदलने वाला चुनाव है, ये पुण्य प्रसून वाजपेयी की नज़र में। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात है ये मुझे नज़र नहीं आई, लेकिन इसमें जो बड़ी बात नज़र आई वो ये नज़र आई कि इसका जो देखने का जो चश्मा है, नज़रिया है, वो थोड़ा अलग है। कैसे? जैसे इसने जो बात की कि इस पूरे चुनाव में किसान हार गए, मतलब जो चुनावी मुद्दों में किसानों का मुद्दा होना चाहिए था उसमें किसान हार गए। तो इसमें जो है वो मुद्दों की जब हम बात करते हैं तो मुद्दों से अलग, जब हम ये कहते हैं कि किसान हार गए तो ये लोग भूल जाते हैं, पूरे किसानों की बात नहीं करते, ये सेलेक्टिव हो जाते हैं। और सेलेक्टिव कैसे होते हैं? इनको किसानों का, पंजाब के जो किसान आंदोलन है वो उनको उस वक्त जो है वो किसान दिखाई देते हैं, लेकिन उस किसान आंदोलन में क्या चीज़ें प्रोजेक्ट की जाती है वो इन लोगों को दिखाई नहीं देती। अब कैसे? जिस तरीके से प्याज के ऊपर आपने देखा महाराष्ट्र में सोयाबीन को लेके, कॉटन कपास को लेके इस तरीके की कुछ जो है वो चल रहा था, लेकिन उस मुद्दे से अलग आपने देखा कि ये लोग भूल जाते हैं कि इस वक्त कर्नाटका के किसान जो है वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सेलेक्टिव क्यों हो जाते हैं? क्या कर्नाटका के किसान किसान नहीं है? क्या उनके साथ ज्यादती नहीं हुई वक्फ बोर्ड के नाम पे? लेकिन वक्फ बोर्ड के नाम पे और किसानों के नाम पे जब केंद्र वहाँ पे कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, तो वहाँ पे इनकी छाती पर सांप जिसको कहें कि लेटने लग जाते हैं या रेंगने लग जाते हैं। फिर उसके बाद में जब वक्फ पे मुद्दा आता है तो फिर ये ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चर्च जो है, क्रिश्चियनिटी वाले ईसाई जो है वो इस वक्त केरला में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो है वो अपना एक पूरा जेपीसी को लेकर, या हम कहें कि जो वक्फ बोर्ड है उसको लेकर जो है वो अपना एक पूरा माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उस पर ये लोग बात नहीं करते। तो इनको एक तरफ दिखाई देता है, एक तरफ नहीं दिखाई देता। लेकिन महाराष्ट्र की जनता में ये मुद्दा जो है वो गौण हो जाता है, तो ये समझ ही नहीं पाती, ये पढ़ ही नहीं पाते कि एक्चुअल में जो है वो चल क्या रहा है। अब हम इसके दूसरे चीज पे आ जाते हैं, जब ये कहते हैं कि ऐसा जो है वो कभी चुनाव परिणाम आ ही नहीं सकता कि किसी भी पार्टी को इतनी सीटें मिल जाएं और उस पार्टी की स्ट्राइक रेट जो है वो 85 से ऊपर चली जाए, क्योंकि इस चुनाव में हमने देखा
भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्राइक रेट थी, 149 सीटों पे चुनाव लड़े और 130 से ज़्यादा सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती। तो वो जो है वो इनको जो हजम ही नहीं हो रही। तो ऐसी स्थिति में आकलन इनका सही है, दोष इनका नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके की ये पत्रकारिता करते आए थे, उस पत्रकारिता में बस यही था कि जहाँ पे सत्ता है उसकी हम बात करेंगे और जहाँ पे नहीं है उसकी हम बात नहीं करेंगे। अब कैसे नहीं करेंगे वो समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा स्ट्राइक रेट पहली बार आया है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बात किया था कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को मैंडेट मिला था, 514 सीटों पे चुनाव लड़ा और 404 सीटों में लोकसभा में जो है वो जीत हासिल की, जो कि मुमकिन होता हुआ नजर कभी भी नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की लेकिन नहीं हुआ, कारण कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर ये भूल जाते हैं जब ये उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि महाराष्ट्र में ऐसा क्यों हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि जिस विदर्भ में कांग्रेस पार्टी इनको नजर आती थी कि बड़ी कमजोर है, तो ये भूल जाते हैं कि राहुल गांधी तो नदारद था। कांग्रेस पार्टी ने ये चुनाव लड़ा ही नहीं। आप जो है वो अपने गठबंधन, ये चुनाव जो है वो मायावती और महाविकास अघाड़ी के बीच में नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ महाविकास अघाड़ी की आपस की पार्टियों में था। और ये लोग यहाँ पे भूल कर बैठे क्योंकि उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत हो गई। कांग्रेस पार्टी कभी अलायंस को साथ लेके चलेगी ये जो है वो नजर भी नहीं आ रहा है। खैर ये इसका मुद्दा नहीं है। मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा था, महाविकास अघाड़ी में ज्यादा सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, इसी की जो है वो तैयारी करते हुए नजर आए थे टिल लास्ट, जब हम नामांकन की बात करते हैं तब तक। तो ऐसी स्थिति में, सॉरी एक मक्खी जो है वो बार बार परेशान कर रही है, लेकिन अब इसको निकाल भी नहीं सकते बाहर खोल के। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा कि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस पार्टी को 102 सीटें जो है वो चुनाव के लिए मिली और कांग्रेस पार्टी ने वहां पर चुनाव लड़ा। तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी थी अपने गठबंधन में, तो इन्होंने उसी को जीत मान लिया कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बड़ी पार्टी है। लेकिन सीटें कितनी आई? एकनाथ शिंदे की जो सीटें हैं उसके मुकाबले पूरे महाविकास अघाड़ी की सीटें भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इनका हश्र हुआ और ये हश्र जो है वो इनको पच नहीं पा रहा, इसलिए इनडायरेक्टली अब इनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं जो है वो इसमें एक बड़ा नेक्सस था। अब आए हैं ये मुद्दे पे जिसमें मैं तलाश कर रहा था कि ये क्या निकालते हैं, और वो नेक्सस क्या था? पैसा फेंकना। वो नेक्सस क्या हो सकता है? उद्योगपतियों का हाथ होना। वो नेक्सस क्या हो सकता है? वो नेक्सस हो सकता है उद्योगपतियों के अलावा जिस तरीके से वोटों को खरीदने की तो बात करी, इसके अलावा ईवीएम, ये साफ तौर पे नहीं कह पाए लेकिन इनका इशारा जो है वो इसी तरीके से है। तो मेल्टडाउन जो है वो लगातार अब चलता रहेगा, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने में अभी भी जो है वो नाकामयाब है। मैं इसके पिछले ही वीडियो में बात करके हटाऊं कि कांग्रेस पार्टी की हार के क्या कारण थे और कांग्रेस पार्टी को क्या किया जा सकता है ताकि कांग्रेस पार्टी अपने प्लेटफॉर्म पे आए। तो अब जब हम इन तीनों की बात करते हैं उद्योगपतियों की, तो उद्योगपतियों से चंदा जो है वो क्या भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, या उद्योगपति क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते हैं? तो फिर अशोक गहलोत जो है वो मंच के ऊपर गौतम अडानी के साथ क्या कर रहे थे? कोई वो फिल्म का शो तो चल नहीं रहा था कि उसमें वो एक दूसरे को जो है वो चुंबन दे रहे हो। और 65,000 करोड़ का जो एमओयू साइन कराए अशोक गहलोत ने, उसके बाद में हजारों एकड़ जमीन जो है वो लीज पे दे दी गई प्रोजेक्ट के लिए। और बहुत बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं, गौतम अडानी, उसकी 2 खाने परसा और कांता बिसरा, जिसकी मैं जिक्र फिर दोबारा करता हूं, उन दोनों खानों को चलाने के लिए सोनिया गांधी के बंगले तक पहुंचे फाइलें लेके, और फाइलें जो थी वो अशोक गहलोत लेके पहुंचे। और उस वक्त छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी। सोनिया गांधी को कहलवाना था कि भूपेश बघेल जो है वो उसकी अनुमति दे, लेकिन भूपेश बघेल ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनके सिर के ऊपर चुनाव खड़ा था। फिर आते हैं हम रेवंत रेड्डी, जो तेलंगाना के जो है वो मुख्यमंत्री बने नए नए, और दोहा में जो है वो एक गुप्त मीटिंग करते हैं गौतम अडानी से, और 12,400 करोड़ के आसपास जो है वो एक एमओयू साइन करते हैं प्रोजेक्ट को लेके। और अभी स्किल इंडिया जो यूनिवर्सिटी है उसके लिए 100 करोड़ का दान लेते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को जो है वो छुपाने की कोशिश करते हैं और एक तरफा नैरेटिव तैयार करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टियां पैसा फेंकती हैं, और ये आज से नहीं है, ये इनका अनुभव है। इनको पता है कि जब ये लोग पत्रकारिता करते थे तो ऐसा जो है वो खुलेआम होता था। अब ये पर्दे के पीछे होता है। तो इसमें हम ये कहें कि कांग्रेस पार्टी गलत है, भारतीय जनता पार्टी गलत है, तो बिना पैसे के, बिना फंड के जो है वो पार्टियां चल ही नहीं सकती। ये जो है वो इस देश की नहीं, इस पूरी दुनिया की जो है वो सच्चाई है। अब हम आते हैं, अभी आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से एलन मस्क उसके साथ घूम रहे थे, तो ये हर देश की कहानी यही है। अब हम आते हैं दूसरा,
दूसरा हम आए तो ईवीएम। तो ईवीएम में क्या होता है कि लोकसभा चुनाव में जब 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हो जाती है, रुक जाती है, तो इनको ईवीएम बिल्कुल सही आती है। और ईवीएम की कहानी ऐसी हो गई है कि जहां भारतीय जनता पार्टी जीतेगी वहां पे विधवा विलाप शुरू हो जाते हैं। और कल किसी ने कमेंट किया था कि विधवा कम से कम जो है वो नाम नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो है वो मोटिव नहीं है, मैं उनको टारगेट, उनको कुछ या कहने का या कुछ ऐसा नहीं, लेकिन मैं जिस तरीके का वो रुदन चलता है उससे भी भयंकर रुदन अब इनमें चल रहा है। ये रोना रो रहे हैं। और फिर जहां पे जैसे प्रियंका वाड्रा जो है कल 4 लाख वोटों के आसपास जीती, तो वहां पे फिर ये लोग ईवीएम के साथ जो है वो सुहागरात मनाने लग जाते हैं। मतलब फिर वहां पे ईवीएम इनको जो है वो बहुत अच्छी नजर आती है। तो ये इनका जो है वो एक सोच का फर्क है। इन लोगों को इस तरीके की मेंटेलिटी से बाहर आना चाहिए, पर ये नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि 2014 से पहले ये लोग प्रधानमंत्री के प्लेन तक में सफर करते थे, और वो वक्त वो था जिस वक्त यासीन मलिक जैसे लोग जो है वो आतंकवादी प्रधानमंत्री आवास में लंच करते थे, तो उन लोगों को खतरा लगता ही नहीं था, इसलिए इस तरीके की घटनाएं भी नहीं थी। लेकिन 2014 के बाद में ये बिलबिलाने लगे, घटनाएं बढ़ी, फिर उसके बाद में ये कंट्रोल की गई। तो अब आप समझ रहे होंगे कि जो लोग सरकारी पैसों पे पलते थे, सरकार के पैसों से जो है वो अपना काम चलाते थे, अपना एक एजेंडा चलाते थे, 2014 के बाद में वो इनका फेल हो गया। इसलिए ये लोग जो है वो सुबह से शाम तक सिर्फ यही कहानी चलाते हैं। अब इनको ये पूछते हैं कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है वो ठीक सीटें निकाल लेती है, महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है वो ठीक सीटें। तो आप इसका उलट भी तो देख सकते हैं कि ये पहली बार थोड़ी हुआ है कांग्रेस पार्टी के साथ। कांग्रेस पार्टी का गढ़ हुआ करता था उत्तर प्रदेश, और आज उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं। और कांग्रेस पार्टी की हैसियत नहीं बोलूंगा मैं, कांग्रेस पार्टी की औकात इतनी रह गई है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जो है वो उनको अपने अंगुलियों पे नचाते हैं और उनको लड़ने के लिए सीटें ही नहीं दे रहे। तो आप एक तरफा आकलन करते हैं, तो आपके हिसाब से तो ये है कि अगर जिस तरीके से, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि पुलवामा में जब अटैक हुआ था तो इन लोगों ने जो है वो क्रिटिसाइज किया था भारतीय जनता पार्टी को, और आज भी करते हैं सत्यपाल मलिक के इशारों पे। और सत्यपाल मलिक जो है एक ऐसा ढोल है जिन लोगों को ये लोग जाके उसके डंका मारते हैं, चोट मारते हैं, और वो बजने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब ये कहते हैं, तो फिर मैं ये कहता हूं कि 1984 में जब 404 सीटें आई 514 में से, तो क्या फिर इंदिरा गांधी की हत्या जो है वो राजीव गांधी ने करवाई सिंपैथी वोट लेने के लिए? मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मैं इनके आकलन का एक तरीका बता रहा हूं कि अगर ये बात जो है वो दूसरी पार्टी के साथ होती, तो भारतीय जनता पार्टी भी तो जो है वो 2 सीटों से शुरू हुआ था। यही लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तब कुछ भी नहीं थी। तो ये इनका जो है वो तरीका कुछ बिल्कुल जो है वो नासमझी के बराबर है। हाँ, ये जरूर है कि इन्होंने एक तबके को साध के रखा हुआ है, उसकी ये बात करते हैं, रात दिन चिल्लाते हैं, और उस तबके से ये जो है वो बहुत बड़े, जिसको हम कहें कि स्टार यूट्यूबर पत्रकार बन गए हैं। तो ये सोशल मीडिया के पत्रकार है, लेकिन ये समय की नजाकत को समझ ही नहीं पाए कि ये कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह की सरकार नहीं, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार में, हाँ एक चीज और मैं बता देता हूं, इन्होंने एक बात का जिक्र और किया कि इस चुनाव में ऐसा कैसे हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और मायावती को इतनी सीटें मिल जाए, जबकि मोदी ने मैदान छोड़ दिया और अमित शाह भी जो है वो महाराष्ट्र से भाग गए। ये पुण्य प्रसून वाजपेयी के वर्ड है, मैं उसको कोट कर रहा हूं। अब इस बेवकूफ नालायकों को ये बताया कि नरेंद्र मोदी का जो विदेश का जो दौरा था वो पहले से प्रस्तावित था, और अमित शाह जो है वो महाराष्ट्र पहुंचे थे, लेकिन मणिपुर की हिंसा को लेकर वो तत्काल से जो अपनी 4 रैलियां था, जिनका जिम्मा स्मृति ईरानी और मे बी आई थिंक शायद पीयूष गोयल या किसी और को जो है वो उसका जिम्मा देके और दिल्ली लौट आए थे। तो ये उसको ये बोलते हैं कि वो भाग गए, ये कर गए। तो ये तो जो है वो उनकी मानसिकता, जिसको है कि पढ़ना ही बहुत मुश्किल है। और फिर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं जीत सकती? आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी से कांग्रेस पार्टी जीत रही है? तो आप राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट उठा के देखिए, जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां वहां कांग्रेस पार्टी का क्या हाल होता है। तो संविधान की खाली बुक लेने से और संविधान करने से आप जनता के बीच में कभी भी जो है वो उसका वोट नहीं ले सकते, चाहे आप कुछ भी कोशिश कर लीजिए, आप कितना ही कांग्रेस पार्टी को डिफेंड करिए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की भी मुझे लगता है कि दुकान बंद हो गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ना राजा बदलने को तैयार है, ना सेनापति बदलने को तैयार है।
और क्यों नहीं बदलने को तैयार है? क्योंकि राहुल गांधी के बारे में केसी वेणुगोपाल बहुत अच्छे से समझता है, और नहीं समझता तो आप ही लोगों की मंडली का एक आपका दोस्त है, बड़ा जिगरी यार है, अशोक वानखेड़े, उससे पूछ लीजिए कि क्यों नहीं करता। ये मुझे तो कहने की जरूरत नहीं है। तो राहुल गांधी के बारे में केसी वेणुगोपाल को पता है, और केसी वेणुगोपाल के बारे में जो है वो राहुल गांधी को पता है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो आप लोग जिस तरीके से ढिंढोरा पीटते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अमित शाह और अगर नरेंद्र मोदी की मीटिंग है तो इनके अलावा दो के अलावा तीसरे को पता नहीं होता। तो आप बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, किसी की हिम्मत है तो। या फिर अगर आप बता दीजिए कि अगला जो है वो किसी प्रदेश में चुनाव होगा, दिल्ली में होगा, आप भविष्यवाणी करके देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करती है, संगठन उनका मजबूत है। आप लोग एसी के कमरों में बैठ के जो है वो अपनी एक स्क्रिप्ट आपके कुछ लोग तैयार करते हैं, आपने सिर्फ पढ़नी होती है, तालियां पीटनी होती है, नमस्कार, बालों में हाथ घुमाना होता है, बस ये आप लोगों का तरीका है। इससे बाहर जब आप निकलोगे तब 2014 के बाद की राजनीति समझ में आएगी। और जब जिसकी मैं बात करता हूँ कि ये पुण्य प्रसून वाजपेयी जो है वो तो इन लोगों से भी बड़ा दलाल निकला। और कैसे निकला? जब मैंने इसकी छानबीन की तो पता चला 2014 में ये तो जिस तरीके से क्रिकेट में फिक्सिंग होता है, ये तो मीडिया में भी फिक्सिंग का खेल खेलता था। और फिक्सिंग का खेल अगर आपको देखना है इसका, तो मैं आपको छोटा सा एक हिंट देता हूं। 2014 में केजरीवाल जब कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो इसी पुण्य प्रसून वाजपेयी के साथ उनका एक जो है वो वीडियो आउट हो गया था। और उसमें ये जो है वो साफ तौर से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं एक एजेंडे के तहत कि आप ऐसे करिए, इस इस्तीफे को जो है वो भगत सिंह के जो बलिदान था उसके कंपेयर करके जो है वो अपना शो चलाइए। और उसके बाद जब शो चला तो ठीक वही चीजें थी जो अरविंद केजरीवाल ने इसको इशारा किया था। तो अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। तो ये तो मीडिया फिक्सर है, ये इसको आप जो है वो आप दलाल भी नहीं कह सकते। ये तो खुलेआम जो है वो फिक्सिंग के मैच खेलता था। बस अब जो है वो उसको ना टीम मिली है, ना ये खुद जो है वो मैच खेलने लायक रहा है, इसलिए इसका दर्द जो है वो रह के बाहर आ रहा है। तो ये जो है वो एक मीडिया की पायल्स है, मैं कहूँगा वामपंथी मीडिया की ये जो है वो एक पायल्स है, बवासीर है, जो बाहर तो आ रही है, बस दर्द कर रही है, इसको तकलीफ दे रही है, लेकिन इसका इलाज जो है वो इसके पास भी नहीं है और किसी डॉक्टर के पास भी नहीं है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।